अरे मैं बहुत परेशान हूँ चिंकी, इसलिए थोड़ा जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्या हो गया, बता तो सही। अरे वो फर्स्ट चैप्टर में स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन का टॉपिक है ना, क्या बताऊँ, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे तो रिएक्शन ट्यूब नहीं देखता? वहाँ तो मैडम ने फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट ही कर दिया है। आज तो शायद मैडम का लास्ट टॉपिक है। वहाँ आजा, मैम शायद क्विक रिव्यू में स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन दोनों फिर से समझा देगी न्यूमेरिकल के साथ। अच्छा ऐसा क्या, चल चल मैं भी तेरे साथ रिएक्शन ट्यूब देख के अपने डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ। Hello my dear student, welcome to the 7th lecture from CBSE class 11 chemistry, some basic concepts of chemistry, and this lecture is brought to you by reaction tube by Shongumitra Chakravarti। तो चलिए स्टार्ट करते हैं as usual क्विक रिव्यू के साथ, क्योंकि अगर आप भी चिंटू की तरह परेशान हैं स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक पे तो जरूर इसको देखिए, क्योंकि आज का सेशन हम इसी से स्टार्ट करेंगे और एंड भी करेंगे, और इन बिटवीन हम सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। लेकिन पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, और आई बटन को क्लिक करके प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। तो रिव्यू स्टार्ट होता है हमारा स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डाउट क्लियर होता है, तो आज हम यही करेंगे। हमारा प्रॉब्लम है Na2S2O3 प्लस AgBr, जिससे बन रहा है NaBr एंड Na3AgS2O3 होल 5। हमसे क्या पूछा है कि इसके कितने मोल्स हमें चाहिए कि ये कंप्लीटली 42.7 ग्राम AgBr के साथ रिएक्ट कर जाए और NaBr बनाए। माइंड इट, कंप्लीट रिएक्शन मतलब कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपसे क्या कहा था, ऑलवेज राइट द स्केलेटन रिएक्शन एंड देन डेफिनेटली यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ इस प्रॉब्लम का स्केलेटन इक्वेशन, ये आपका बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां जाके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, स्पेशली जो 6th लेक्चर है इस चैप्टर का, वहां मैंने आपको समझाया है या फिर ट्रिक दिया है कैसे बैलेंस किया जाता है। तो चलिए यहाँ हमने देख लिया कि स्केलेटन इक्वेशन क्या है मेरा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो सामने आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था, कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स को लिखिए। तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बनेगा NaBr, ठीक है, तो इसके भी 1 मोल है। नेक्स्ट है हमारा जो गिवन मास है उसका मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास किसका दिया हुआ है, AgBr का, तो उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है क्यों मोल निकालेंगे, मोल तो पता है, ये है मोलर मास। अगर आप AgBr का निकालेंगे 187.7, इतने ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1, लेकिन हमें कितना मोल दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है जिसका हमें मोल निकालना है। AgBr का हमें कितना मास दिया हुआ है, 42.7 ग्राम। तो इसका मोल और इसका मोल डेफिनेटली अलग होगा। इसका तो मोल कितना हो गया, 1 मोल। अब हमें इसका मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इसी वेट के, इसी मास के रेस्पेक्ट में करना है कि इतने मास को खत्म करने के लिए कितना मोल ये चाहिए। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखते हैं प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल ऑफ AgBr इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो AgBr का गिवन मास कितना है, 42.7, और AgBr का मोलर मास है 187.7, तो हमें मिल जाएगा 0.2274 मोल। देख रहे हैं कितना कम है, क्योंकि हमारा मास घट गया तो मोल भी घट गया। पहले 187 के लिए मोल कितना था, 1, तो 42 ग्राम के लिए मोल है कितना, 0.2274 मोल। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए। 1 मोल AgBr रिएक्ट करता है 2 मोल Na2S2O3 के साथ, तो इतना मोल कितने के साथ, कितना Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड। थर्ड स्टेप में मैंने आपसे समझाया था कि कैसे यूज करना है। सो 0.2274 mole of AgBr will react with how much Na2SO4? Na2S2O3? It will be 2 times of
0.2274 रिएक्ट विथ, यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो शायद आप डाउट में आ जाए, Na2S2O3. तो इट विल रिएक्ट विथ हाउ मच मोल? 0.445 मोल ऑफ AgBr. तो ये निकल गया, सॉरी AgBr नहीं, हम निकाल रहे हैं किसका? Na2S2O3. इसी का मोल निकालने बोला है ना. So I hope it is clear. चलिए, तो यहाँ हमारा क्विक रिव्यू सेशन हो गया. अब चलते हैं आज के टॉपिक में. आज का टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स. अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक ग्लास शरबत बनाया, ठीक है, नमक और चीनी डाल के, प्लेन नमक और चीनी का शरबत बनाया पानी में, अगर आपने चीनी का कंसंट्रेशन, चीनी का क्वांटिटी ज्यादा कर दिया शरबत में, तो शरबत क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी. तो इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन. मास कितना आपने डाला उसमें चीजों का. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एनसीईआरटी में 4 मेथोडोलॉजी या फिर टर्मिनोलॉजी दी गई है. पहला टर्मिनोलॉजी है मास परसेंट और वेट बाय वेट. दूसरा है मास फ्रैक्शन. तीसरा है मोलारिटी एंड चौथा है मोलालिटी. कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, दोनों को ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है. तो इन चारों टर्म्स को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मास परसेंट, मास फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी. चलिए एक एक को आज हम समझते हैं. पहला हमारा क्या है? मास परसेंट. तो इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं. इट इज the amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solution. solute क्या होता है? तो solution क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा. solution is the combination of solute plus solvent. इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? solution. solute जो कि less amount में होता है और solute जो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं. जैसे अभी मैंने कहा चीनी वाला शरबत, तो शुगर हो गया मेरा सॉल्यूट, पानी हो गया मेरा सॉल्वेंट. ठीक है, तो फिर मास परसेंट कब निकलेगा? जब सॉल्यूट को हम किस में कैलकुलेट करेंगे? ग्राम में, और वो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का मास हम लेंगे 100 ग्राम में. ठीक है, तो हम सीधी तरीके से ये बोल सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है. 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना बाय वेट, बाय मास प्रेजेंट है. अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए. ऊपर आपको मास ऑफ सॉल्यूट देना है ग्राम में, नीचे देना है सॉल्यूशन का मास ग्राम में. बच्चे कई बार सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का मास लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं. सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ये गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100. तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला. समझ में आ गया? अब इसी फॉर्मूला पे हमको क्या करना है? प्रॉब्लम्स डिस्कस. तो चलिए कंसेप्ट को और पक्का बनाते हैं और इस प्रॉब्लम को समझते हैं. तो पहला प्रॉब्लम हमारा देखिए. 6 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, 6 ग्राम यूरिया आपने 500 ग्राम पानी में घोल दिया. ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन. यानी कि पहले नहीं, घोलने के बाद आपको बताना है पानी में कितना यूरिया है. पहले तो हमें पता है ये 6 ग्राम है, लेकिन जब वो घुल जाएगा पानी में, अब बताइए कितना है. ये है इसका प्रॉब्लम. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले एक बार जरूर से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया. आई होप आपने जरूर से एक बार ट्राई किया होगा. चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रॉब्लम का. तो अभी मैंने आपको क्या समझाया? मास ऑफ सॉल्यूशन पहले कैसे निकालेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तभी आपको क्या मिलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन. अब देखिए हमारा यूरिया क्या है? जो कम मात्रा में होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, दैट इज ऑलवेज सॉल्यूट. तो सॉल्यूट कौन है? मेरा यूरिया. यूरिया का मास कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम. और ज्यादा क्या दिया हुआ है? पानी, दैट इज 500 ग्राम.
यानी सोल्यूशन का मास मेरा कितना हो गया 506 ग्राम। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन था मेरा, यूरिया। फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 6, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 506, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.186 परसेंटेज। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। 34.2 gram of glucose is dissolved in 400 gram of water. Calculate the percentage by mass glucose solution. बहुत आसान है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए सॉल्यूट। अब देखिए कम कौन सा है, 34.2 कम है तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये ज्यादा है तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो फिर हमारा सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे, पहले निकालना पड़ेगा हमें मास ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मेरा ग्लूकोज का कितना दिया हुआ था 34.2 ग्राम, और मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसका मास दिया हुआ था 400 ग्राम। चलिए यूनिट देना बहुत जरूरी है, आप दीजिएगा। 434.2 ग्राम मेरा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ, किसका निकालना है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है मेरा, ग्लूकोज। तो ऊपर का क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज माय मास ऑफ ग्लूकोज। नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 434.2 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.877 परसेंटेज। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा मास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता होगा आपको, देखिए बचपन से फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, P by Q फॉर्म। P by Q फॉर्म where Q is not equal to 0, इसको क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है, मास का फ्रैक्शन। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अब चलिए इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको सीधी बात में बोल रही हूँ। सॉल्यूशन में अभी हमने देखा क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट, राइट। अब ये दो चीज है, इसलिए सॉल्यूशन में दो चीज है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइनरी। और ये दो क्या हो गए, कंपोनेंट, जिनसे मिलके मेरे सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकालोगे, अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो P by Q, न्यूमरेटर में रहेंगे सॉल्यूट के मोल्स। मोल्स निकालना तो हम सीख ही चुके हैं, मास गिवन बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट STP। तो किसी भी जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसको न्यूमरेटर में डालिए, और डिनोमिनेटर में दो ही तो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लिक कर गया आपको, आई होप आपको समझ में आया कि फॉर्मूला क्या है। अब इसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल। तो प्रॉब्लम्स ऑन मास फ्रैक्शन। तो चलिए इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, चलिए आपके हेल्प के लिए मैंने मोलर मास दे दिया है, इज डिसॉल्व्ड इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए इन दोनों में ज्यादा कम कौन है और कम कौन है, कम तो ये है, तो ये वाला क्या हो गया मेरा सॉल्यूट, और ये ज्यादा है तो ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जिसका भी मास कम है वो सॉल्यूट होता है। अब आपको कैलकुलेट करने बोला है इनका मोल फ्रैक्शन। चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का एक बार और सॉल्वेंट का एक बार। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन हुआ था मेरा, इथाइल अल्कोहल। ओके, इथाइल अल्कोहल। तो इसके मोल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पता होना चाहिए गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो इसका 23 और मोलर मास कितना दिया हुआ है 46, तो इसके मोल्स कितने आ गए 0.5। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्यूट।
अब दूसरा मुझे मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के मैं मोल्स निकालती हूँ। सॉल्वेंट मेरा कौन है, ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है, वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। इसका गिवन मास कितना है 54 और पानी का मोलर मास कितना है 18। अब तक तो याद हो चुका होगा हमको, कई बार मैंने आपको मोल्स में वाटर का एग्जांपल दिया था। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक बड़ा सा x, बड़ा सा x, ठीक है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट को नीचे लिखते हैं, इसके नीचे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में। लेकिन जब सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में रहेगा सॉल्यूट के मोल। सॉल्यूट के मोल कितना है 0.5 और डिनोमिनेटर में क्या रहेंगे, दोनों कंपोनेंट के मोल 3 प्लस 0.5 यानी कि 0.5 बाय 3.5। इसका आ जाएगा आंसर 0.1429। अब ये फ्रैक्शन है तो ये तो यूनिट लेस है, तो इसमें यूनिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का निकाल चुके हैं, तो दूसरा किसका निकालेंगे, सॉल्वेंट का। चलिए निकालते हैं। सॉल्वेंट का क्या है, मोल्स 3 और नीचे क्या है 3 प्लस 0.5 दैट इज 3.5। तो इसका आंसर है 0.857 मोल्स। यूनिट इसका नहीं आएगा, कहने के लिए बोल रही हूँ मोल, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन। चलिए यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आपको मैंने मोलर मास नहीं दिया है। फॉर्मूला देख के तो निकाल लोगे ही, ठीक है। CH3OH and water in a solution prepared by dissolving 4.5 gram of alcohol in 40 gram of water। तो मोलर मास ऑफ वाटर तो आपको दे दिया मैंने और मोलर मास ऑफ इथेनॉल भी दे दिया फॉर योर कन्वीनियंस, नहीं तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका बताना है, मिथानॉल का ही बताना है और वाटर का भी बताना है। तो चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि लास्ट में जो होमवर्क दूंगी वो तो आपको करके मुझे दिखाना पड़ेगा। तो व्हाट आर द मोल्स ऑफ मिथानॉल CH3OH, क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 4.5, इसका मोलर मास कितना है 32, सो 0.14। और दूसरा क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, पानी का कितना गिवन मास है 40 और मोलर मास कितना है 18, तो ये कितना हो गया 2.2 मोल्स हो गए, ठीक है। दोनों के ही मोल्स में लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, नहीं चलो लिख भी देती हूँ, मोल और ये भी मोल। अब दोनों के मुझे क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मैं सिंबल से स्टार्ट करती हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ये कम मात्रा में है तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। तो पहले इसके रहेंगे न्यूमरेटर में मोल्स, इसके न्यूमरेटर कितना है 0.14 और नीचे इन दोनों के सम हो जाएंगे 0.14 प्लस 2.2 यानी कि आया मेरा 0.061। और दूसरा मोल फ्रैक्शन किसका, पानी का। तो इसका आ जाएगा, पानी का न्यूमरेटर में आएगा मोल्स 2.2 और नीचे है मेरा 2.2 प्लस 0.14, तो इससे मुझे मिलेगा 0.940। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है मेरा मोलारिटी। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। It is defined as the number of moles of the solute, ठीक है, dissolved per liter of solution, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं उसमें, इसको कहते हैं मोलारिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इसका यूनिट बहुत याद रखना पड़ेगा, यूनिट इज मोल पर लीटर। गलती से भी इसको गलत मत कीजिएगा, नंबर इसमें आधा होता है तो आधा नंबर तो गए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, लीटर कैपिटल L लिख देती हूँ LTRS, ठीक है। ये हो गया मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल के जरिए। तो प्रॉब्लम्स ऑन मास फ्रैक्शन कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली मोलारिटी पे। चलो कोई बात नहीं, हमें तो पता है क्या है।
तो डिस्कस करते हैं इसको। ए सोल्यूशन ऑफ NaOH वाज प्रिपेयर्ड बाय, चलो इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज माय मोलैरिटी, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, मास फ्रैक्शन नहीं मोलैरिटी। ए सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा was prepared by dissolving 1.6 gram of NaOH in 500 centimeter cube। बेटा ये क्या है, वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाया गया। अब सॉल्यूशन ऑफ NaOH मतलब क्या है, NaOH इज माय सॉल्यूट। तो दूसरा मेरा सॉल्यूशन आपको नहीं बताया है, दूसरे का नाम, तो दूसरा मेरा क्या है, वाटर, और वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मोल्स, किसका मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, NaOH का गिवन मास इज 1.6 और NaOH का मोलर मास 40। NaOH तो याद ही होगा ना, कितना होता है, 23, 16 प्लस 1 40, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हो गए, 0.04 मोल्स। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मेरा वॉल्यूम यहाँ कितने में दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये नहीं चलेगा, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 500 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 0.5 लीटर। तो यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है जब भी मोलैरिटी का प्रॉब्लम होता है। तो 0.08 मोल पर लीटर हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए अब करते हैं दूसरा प्रॉब्लम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा वॉल्यूम है और ये मेरा कॉस्टिक सोडा का क्या है, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, जिसका 4 ग्राम हमें लेना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दिस इज माय सॉल्यूशन। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो कॉस्टिक सोडा का पहले तो आपको पता होना चाहिए मोलर मास कितना होगा, 40 ग्राम। तो फिर इसके मोल्स कितने होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 0.1 मोल, राइट। अब मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml। भाई ml से तो काम चलना नहीं है, हमको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट, तो लीटर हो जाएगा 0.2 लीटर। फाइन, अब निकालते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो मेरा सॉल्यूट ही है ना, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और मेरा सॉल्यूशन कितना है, 0.2। तो आंसर हो गया 0.5 मोल पर लीटर। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मोलालिटी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछले बार L की जगह R होता था, यहाँ पे R की जगह L है, ठीक है। और कुछ डिफरेंस नहीं है, नहीं गलत, और भी बहुत कुछ डिफरेंस है। देखिए क्या क्या डिफरेंस है। चलिए, molality is defined as the number of moles of solute dissolved per 1 kg of the solvent। यहाँ पे है डिफरेंस, पहले पे क्या था, in volume of 1 liter of solution। यहाँ लिख देती हूँ volume of 1 liter solution, और ये क्या कह रहा है, 1 kg of solvent। देखिए दोनों में कितना फर्क है, ये सॉल्वेंट पे, ये सोल्यूशन पे, ये वॉल्यूम पे, ये केजी पे, ठीक है। और इसका भी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए ये मिल गया हमें फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए, आई एम वेरी सॉरी, इसको भी मास फ्रैक्शन ये रह गया है, इसको भी मैं करेक्शन करके कर देती हूँ, मोलैलिटी, इट इज नॉट मास फ्रैक्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरा पहला प्रॉब्लम।
0.45 gram of potassium chloride KCl was dissolved in 100 gram of water. Calculate the molality of the solution. Okay, क्वेश्चन को समझ में आया? यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड मेरा क्या है? सॉल्यूट. ओके, एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ, was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी डिसॉल्व करने से पहले मेरा पानी क्या था? सॉल्वेंट. अभी तक ये घुला कहाँ है? सॉल्वेंट. घुल जाने के बाद ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाएंगे सोल्यूशन. ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट 100 ग्राम. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो मोलर मास ऑफ KCl पहले तो निकालना जरूरी है. मोलर मास ऑफ माय सॉल्यूट दैट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड इज, पोटेशियम का 39 एंड क्लोरीन का 35.5. टोटल मैं ग्राम लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल. मोलर मास हमें मिल गया. अब इसके क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स. फाइन, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास इज 7.45 बाय 74.5. तो आंसर हो जाएगा मेरा 0.1 मोल. अब मुझे क्या निकालने बोला है? मोलालिटी. हमें क्या निकालने बोला है? मोलालिटी. तो मोलालिटी में ऊपर क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 और नीचे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. बट मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा क्या क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 100 ग्राम. 100 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? kg में. 0.1 kg. तो ये यूनिट कन्वर्जन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल पर kg. तो ये हो गया आपका मोलालिटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व. अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है. दूसरे प्रॉब्लम में आपसे दिया हुआ है कि 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया है जो डिसॉल्व किया गया था 100 ग्राम ऑफ वाटर में. कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सो दिस इज अ मिसलेनियस. इसमें आपको मोलारिटी और मोलालिटी दोनों के कंसेप्ट लगाने हैं. तो पहले एक बार फिर से देख लीजिए. यूरिया कितना दिया हुआ है? 11.11 ग्राम. तो यूरिया मेरा है सॉल्यूट और दूसरा क्या है मेरा? सॉल्वेंट. वो कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम. तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले तो मुझे सॉल्यूट का क्या पता होना चाहिए? मोलर मास. तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और इसका फॉर्मूला के हिसाब से मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल. अब इसके हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास कितना है? 11.11 डिवाइडेड बाय 60. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1852 मोल. अब आते हैं वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. भाई मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वॉल्यूम क्या चाहिए हमें? किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि पानी तो मेरा सॉल्वेंट है ना. तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये याद आ रहा है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. उसी का मैंने यूज कर लिया. क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी तो 1 होती है. कैलकुलेशन में आसानी होगी, 1 तो हट जाएगा. तो पानी का जो मास होगा वही पानी का वॉल्यूम हो जाएगा. तो पानी का मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम. अच्छे से समझिएगा, ये काफी ट्विस्टिंग वाले प्रॉब्लम्स है. ठीक है, आपको मास दिया हुआ है और आपको मोलारिटी निकालने बोल रहा है. तो मोलारिटी में तो वॉल्यूम चाहिए. भाई कहाँ से निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं. तो वो डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, डेंसिटी तो पानी का 1 होता है, मास गिवन है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा. तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml. और मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? इसको लीटर में लिखना होगा. तो 0.1 लीटर. तो मोलारिटी मैं कैपिटल में लिखती हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1852 डिवाइडेड बाय 0.1. ये हो गया मेरा वॉल्यूम. तो इसका आंसर आ गया 1.852 मोल पर लीटर. ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालने बोला है? मोलालिटी. चलिए इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर देती हूँ और एक कलर भी ले लेती हूँ.
ताकि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सके। तो मोलालिटी क्या फॉर्मूला क्या था? मोलालिटी में आपको ऊपर भी क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोनों तो इसी चीज में सेम है, दोनों का न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, और नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम में दिया हुआ है, तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 0.1 केजी। तो इसके नीचे लिख देते हैं 0.1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.852 मोल पर केजी। इस तरीके से हमने, इसको मैं लिख देती हूँ ऊपर, मोलारिटी भी निकाला और मोलालिटी भी निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू कैसे मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं होमवर्क के प्रॉब्लम पे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। आई होप आपने इसको एक बार तो अटेम्प्ट जरूर किया होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना आपके एनसीईआरटी में दिए हुए सॉल्व प्रॉब्लम के जैसा ही है। फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एज आई प्रॉमिस्ड यू। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्केलेटन इक्वेशन MgBr2 प्लस AgNO3। मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आई नो आपने रीडिंग किया होगा, जरूर एक बार ट्राई तो किया होगा। AgBr प्लस MgNO3 होल ट्वाइस। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक 2 आएगा और एक यहाँ पे 2 आएगा। इस रेस्पेक्ट में इनके हम मोल्स लिखते हैं 1 2 2 1, राइट। अब गिवन मास कितना है MgBr का 50 ग्राम, तो उस हिसाब से इसके नंबर ऑफ मोल्स फॉर गिवन मास ऑफ MgBr2 निकालते हैं। MgBr2 क्या होगा, गिवन मास इज 50 ग्राम और MgBr2 का मोलर मास इज 184, तो आंसर आ जाएगा 0.2717 मोल्स। ठीक है, और दूसरा गिवन मास मेरा कौन है, AgNO3, तो इसके भी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स फॉर गिवन मास ऑफ AgNO3। तो इसका गिवन मास कितना है 100 ग्राम एंड इसका मोलर मास है 169.87, तो इसका हो जाएगा 0.5886 मोल्स। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें 1 मोल MgBr 2 मोल AgNO3 से रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कुछ लेफ्ट आउट नहीं है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, कोई एक्सेस पे नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके 1 होने चाहिए, इसके 2 होने चाहिए। तो फिर हमें देखना पड़ेगा MgBr का ये जो हमारा मोल्स निकला, इसके लिए कितना AgNO3 कंज्यूम हो रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फिर 0.2717 मोल अगर हमने, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मोल अगर हमने MgBr का लिया, ठीक है, 1 मोल के लिए 2 लेना पड़ेगा, तो इतना मोल MgBr के लिए कितना लेना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ 0.2717 मोल, राइट, ऑफ AgNO3। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5434 मोल, इतना आ जाएगा। अब देखिए मुझे इतना चाहिए पर अवेलेबल इतना है, यानी ज्यादा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि MgBr क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और AgNO3 मेरा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। और प्रोडक्ट कब तक बनेगा, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट बचेगा। तो AgBr कितना बनेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, MgBr। तो 1 मोल MgBr2 से 2 मोल AgBr बन रहा है, तो इतना मोल MgBr से कितना AgBr बनेगा, इसको देखिए। 1 मोल अगर मेरे पास MgBr2 है, तो मेरे पास 2 मोल AgBr2Br प्रोडक्ट में मिलेगा। तो अगर मुझे इतना लेना पड़ा, 0.2717 मोल MgBr का लेना पड़ा, तो कितना AgBr बनेगा, ट्वाइस ऑफ 0.2127, रुकिए थोड़ा करेक्शन कर लेती हूँ, 2717 मोल, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5434
मोल्स ऑफ AgBr। ठीक है, अब अगर मास में निकालना है तो क्या होता है, मोल्स इजिकल्स टू मोल इनटू मोलर मास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास निकल जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ AgBr फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, 0.5434 इंटू AgBr का मोलर मास 187.7, दैट इज 101.99 ग्राम। इतना हमें क्या मिल जाएगा, AgBr। अच्छे से समझिए, गिवन मास, एक तो आप स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से इसके मोल्स निकाले, ये सारे क्या है मोल, पहले बैलेंस किया फिर सबके मोल्स निकाले, फिर हमें जो गिवन मास है उसके हिसाब से मोल्स निकालेंगे, क्योंकि ये तो इनके मोलर मास के रेस्पेक्टिव मोल्स हैं, और गिवन मास के हिसाब से मोल्स निकाला। फिर हम देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन में कि MgBr2 1 मोल का होता है तो AgNO3 के 2 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्शन करता है, तो फिर इसमें कौन कैसे रिएक्शन करेगा। तो इससे हमें पता चला कि AgNO3 तो भाई मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, जबकि मेरे पास AgNO3 ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा रिएक्शन के बाद, तो ये एक्सेस और ये वाला लिमिटिंग, और लिमिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आपको लेक्चर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आज का होमवर्क ले लीजिए, कुछ डाउट है तो आई बटन में जाके प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, नहीं तो मेरा ईमेल आईडी तो आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहां एक ईमेल जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय शोमू मित्रा चक्रवर्ती। सी यू एट नेक्स्ट लेक्चर।